नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है और ये चैनल इसको शुरू करने का मेन ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य ये है कि हम कुछ ऐसे स्वास्थ्य संबंधी सब्जेक्ट्स पर डिस्कशन करें जिन्हें लेडीज़ अपने लाइफ में कहीं ना कहीं जिनको लेकर वे परेशान होती हैं या जिनके बारे में वे चाहती हैं कि कोई उन्हें ज़्यादा नॉलेज दे या इन्फॉर्मेशन दे। कई बार ऐसा होता है कि लेडीज़ अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन दैट इज़ ऑफर्ड टू देम। तो इसलिए ये चैनल शुरू करा गया है। इस पर हम कुछ ऐसे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे डिस्कस करेंगे जो विमेंस हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसी तरह से हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस लॉन्च किए हैं और जो आज हमारा कंटिन्यूएशन का टॉपिक है वो एंडोमेट्रियोसिस नामक एक रोग पर है, जिसका पहला पार्ट ऑलरेडी पिछले वीडियो में जा चुका है। पहले पार्ट में हमने देखा था कि एंडोमेट्रियोसिस है क्या, इसके कारण क्या होते हैं और इसको कैसा मतलब इसकी कितना प्रेवलेंस है या कितना व्याप्त है ये सोसाइटी में। और ये भी हमने देखा कि संक्षिप्त में देखा कि इसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम मेनली इसके सिम्टम्स पर डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि जब कोई स्त्री को ये प्रॉब्लम डायग्नोज होती है तो उसके लिए क्या टेस्ट्स या इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है ये भी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सिम्टम्स से शुरुआत। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस रोग के मेन लक्षण या सिम्टम्स क्या होते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बताया है पिछले वीडियो में कि जो मेन प्रॉब्लम होती है वो पेन रिलेटेड होती है। अब पेन अलग अलग जगहों पर होता है और जो मेन सिम्टम है वो ये है कि इस तरह की स्त्रियों को जिनको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है उनको पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अच्छा, अब जो पीरियड्स का पेन है कई बार जिनमें ये डिज़ीज़ स्पेशली ज़्यादा होती है या सिवियर फॉर्म की जिनको डिज़ीज़ होती है उनको इतना होता है कि दे कांट डू देयर नॉर्मल एक्टिविटीज़। तो कई बार वे स्कूल नहीं जा पाती, कॉलेज नहीं जा पाती, अपने वर्क प्लेस में नहीं जा पाती और अगर घर पे भी रहती हैं तो पूरा दिन लेटी रहती हैं, दवा लेकर रहती हैं, हॉट वाटर बॉटल लेकर गर्म सेक करने की कोशिश करती हैं। तो इस मैग्नीट्यूड का उनको पेन होता है। जो एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट है जिसे लेट मी से 90% ऑफ द लेडीज़ एक्सपीरियंस करती हैं कि पीरियड्स के फर्स्ट और सेकेंड डे पर जो एक हल्का पेल्विक रीजन में डिस्कम्फर्ट होता है ये वो नहीं है। ये एक ऐसा क्रिपलिंग पेन है जो एक लेडी को एक नॉर्मल रूटीन डे टू डे एक्टिविटी अपना वर्क सब करने में बाधा लाता है या उसके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि जब एडोलेसेंट्स को या यंग टीनेज लड़कियों को सिवियर पेन होता है तो मदर्स गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर आती हैं और कई बार ऐसा हो सकता है कि ये एक नॉर्मल पेन है, अभी अनमैरिड लड़की है, शुरुआत की साइकिल्स में ऐसा होता है, ऐसे करके डिज़ीज़ की डायग्नोसिस टलती जाती है या बहुत डिले हो जाती है। तो इसलिए ये एक जानकारी होना ज़रूरी है कि ये वन ऑफ द रीज़न्स ऑफ सिवियर मेंस्ट्रुअल पेन इज़ दिस प्रॉब्लम ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। तो जब एक लड़की बार बार डॉक्टर के पास आती है, जब उसको नॉर्मल जो पेन की मेडिकेशंस हैं उससे भी कुछ खास रिलीफ नहीं होता, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एंडोमेट्रियोसिस की शंका मन में रखी जाए और उसके लिए आगे जो टेस्ट्स कराए जाते हैं उनको आगे करवाया जाए। अच्छा, फिर एक पर्टिकुलर जो इसमें फ़ीचर होता है, जो पीरियड्स के पेन का फ़ीचर है वो ये है कि पीरियड्स का जो पेन आता है
इनमें से जिनको सिवियर डिजीज़ होती है उनको ऐसा होता है कि पीरियड्स शुरू होने के 2-3 दिन पहले से ही दे स्टार्ट फीलिंग सिवियर पेन, बल्कि पेट के नीचे वाले भाग में, नाभि के नीचे वाले भाग में और पैरों के बीच में जो थाइस का एरिया है या इवन बैक का एरिया है, वहाँ पे उनको खिंचाव और दर्द पहले से ही महसूस होने लगता है। और ये पेन कब तक चलते रहता है? पीरियड्स में तो चलता ही है, इवन पीरियड्स फिनिश होने के बाद भी कुछ दिन तक पेन कंटिन्यूअस रह सकता है। तो जिनको सिवियर डिजीज़ होती है, आप समझ लीजिए वो पीरियड्स के टाइम पे तो परेशान होते ही हैं, उसके पहले और उसके बाद में भी कंटिन्यूअस रूप से वे परेशान हो सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज पेन किसी की भी फंक्शनिंग लाइफ में पॉसिबल नहीं कर पाता है। पेन के बहुत सारे दूसरे फीचर्स हो जाते हैं। कंटिन्यूअस क्रॉनिक पेन से जो महिलाएं ग्रस्त होती हैं उनको फिर मानसिक प्रॉब्लम्स भी, जैसे डिप्रेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी लाइफ में आ जाती हैं। और एक बार क्रॉनिक पेन की साइकिल बैठ जाए फिर उसका निवारण करना भी उतना डायरेक्ट या इजी नहीं होता है। तो ये तो हो गया पेन कौन सा, जो पीरियड्स से रिलेटेड है। इसके अलावा जो दूसरा जो पेन होता है वो ये होता है कि जो खाली पीरियड्स के दौरान वाली जो ऐंठन या मरोड़ नहीं, पूरे पेल्विक एरिया में, यानी कि जो निचला भाग है वहाँ पर एक कंटिन्यूअस लो पेन बना ही रहता है। पीरियड्स से कोई लेना देना नहीं, बट लोअर पार्ट पे लेडी को खिंचाव, डल पेन कई बार इस तरह से बना रहता है। नॉर्मली ये तब होता है जब डिज़ीज़ काफ़ी सालों तक इग्नोर करी जाए या डायग्नोज नहीं हो। इसको हम पेल्विक पेन या क्रॉनिक पेल्विक पेन कहते हैं। क्रॉनिक मतलब जो बहुत लंबे दौरे से या ड्यूरेशन से चल रहा हो। इसके अलावा बैक एक भी काफ़ी सारी लेडीज़ महसूस करती हैं। और ये जो पेन का कॉम्प्लेक्स है, पीरियड्स के दौरान पेन होना, जो नॉर्मल नीचे के भाग में, श्रोणी के भाग में, पेल्विक एरिया में जो पेन फील होता है, और बैक एक, ये इस तरह से many ladies have this combination of symptoms. Now it is important to remember कि पेन दूसरे एरियाज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में भी होता है। एंड जो लेडीज़ सेक्सुअली एक्टिव हैं उनको इंटरकोर्स के दौरान भी पेन महसूस हो सकता है। और जो टिपिकली जो संभोग के दौरान या इंटरकोर्स के दौरान जो पेन होता है वो डीप पेन होता है, यानी अंदर पेल्विस के एरिया पे डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। बहुत बार women don't come up with this complaint, and sometimes we as gynecologists have to actually ask directly for the woman to be able to elicit this symptom and tell कि ये है प्रॉब्लम। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। इसके अलावा जो और जो सिम्टम्स हैं वो पीरियड्स के ब्लीडिंग से रिलेटेड हैं। कई लड़कियों को जो एंडोमेट्रियोसिस की शिकार होती हैं उनको पीरियड्स भी इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर से मतलब लेट नहीं है, इरेगुलर से मतलब है कि दे मे हैव हैवी ब्लीडिंग देन नॉर्मल। और किसी किसी को ऐसा होता है कि साइक्लिक ब्लीडिंग नहीं होती, बीच बीच में भी स्पॉटिंग दिखती है। स्पेशली साइकिल का जो मध्य भाग होता है, जब अंडबीज फूटता है, किसी किसी को उस टाइम पे भी सिवियर क्रैम्पिंग महसूस हो सकती है। तो पीरियड्स की ब्लीडिंग पैटर्न डिस्टर्ब होना, पीरियड नॉर्मल से हैवी होना, या पीरियड की साइकिल के बीच बीच में भी स्पॉटिंग होना या दाग दिखना, ये भी इस एंडोमेट्रियोसिस का सिम्टम हो सकता है। अब पेन दूसरे रीजन्स में भी होता है, और ये तब होता है जब डिज़ीज़ इतनी पसर गई हो या फैल गई हो कि आगे पीछे जो पेल्विक एरिया के बाकी ऑर्गन्स हैं, यानी जो अपनी बड़ी आंत हो गई, जो मोशंस का पैसेज है और जो यूरिनरी पैसेज है, जो पेशाब की थैली है, अगर वो भी ग्रस्त हो गए हैं डिज़ीज़ से, तो फिर ऐसी लेडीज़ आकर बताती हैं कि हमको मोशन पास करने में, पैखाने के टाइम पर भी डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है। स्पेशली पीरियड्स के आसपास ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, और मोशन को पास करने में हमको सिवियर पेन होता है। और यही प्रॉब्लम यूरिनेशन के टाइम भी, यानी पेशाब करने के टाइम भी हो सकती है। तो इस तरह के पेन का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, पीरियड्स का पेन, मोशन
के दौरान पेन, यूरिनरी डिस्टर्बेंस या पेन होना यूरिन पास करने के टाइम, ये एक एंडोमेट्रियोसिस का चिन्ह हो सकता है। इसके अलावा एक थोड़ा सा रेयर चिन्ह है, लेकिन ये हमको बड़ा संकेत देता है कि ये डिज़ीज़ हो सकती है। वो ये है कि जिन दिनों पीरियड्स होते हैं, जैसे ब्लीडिंग योनि के भाग से या वेजाइनल एरिया से नॉर्मली दिखती है, वैसे ही पीरियड्स के दौरान मोशन में या पैखाने में ब्लड दिखना या पीरियड्स के दौरान यूरिन में ब्लड आना, ये भी इस प्रॉब्लम का संकेत या सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा ये तो हो गए जो ऑब्वियस प्रॉब्लम्स एक पेशेंट फेस करती है। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक सिम्टम है वो है इनफर्टिलिटी का या निसंतानता का। तो नॉर्मली कई बार मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंडोमेट्रियोसिस थोड़ी सी विचित्र बीमारी है। हर बार ऐसा नहीं होता इस प्रॉब्लम में कि पेशेंट सिम्टम्स एकदम बराबर लेकर आए, यानी सिवियर डिजीज़ हो तो बहुत पेन होगा, ऐसा नहीं होता। कई बार थोड़ी सी शुरुआत की डिजीज़ में लेडी को लगता है सिवियर पेन महसूस होता है, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत अंदर सब डिजीज़ ज़्यादा पसरी हुई है पर पेशेंट को कुछ खास डिस्कम्फर्ट होता नहीं है। और ये तब पकड़ में आता है जब ऐसी लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती और प्रेगनेंसी की इच्छा रखती है, और फिर हम उसके लिए प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है पता लगाने के लिए हम कुछ टेस्ट या इन्वेस्टिगेशंस जब कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, तो हमको मालूम पड़ता है कि ये इसको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है। और इसके अलावा कुछ रेयर सिम्टम्स हैं जो बहुत कम स्त्रियों में पाए जाते हैं। वो इस टाइम पे इतना डिटेल में डिस्कशन कुछ ज़रूरी नहीं है। बेसिकली ये सिम्टम्स जो होते हैं ये इसलिए होते हैं अगर एंडोमेट्रियोसिस की डिज़ीज़ इतनी फैली हो कि वे दूर दूर तक उसके दाग या एंडोमेट्रियोसिस के इम्प्लांट्स चेस्ट में वगैरह दूसरे ऑर्गन्स में पहुंच जाएं। बेसिकली यही मेन सिम्टम्स होते हैं और इनके लिए हमको सतर्क रहना चाहिए। ट्राई यही करना है हर किसी को कि टाइमली डायग्नोसिस हो जाए, डायग्नोसिस में बहुत डिले ना हो, क्योंकि जितनी जल्दी इस डिज़ीज़ को पकड़ा जाएगा उतनी जल्दी इस डिज़ीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। अगेन आई विल रिपीट हियर दैट एंडोमेट्रियोसिस हैज़ नो परमानेंट क्योर एज सच। परमानेंट क्योर तभी होता है जब पूरा यूट्रस और ओवरीज सब सर्जरी के माध्यम से निकाल दिए जाएं, लेकिन इस डिज़ीज़ को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और ये हम देखेंगे आगे। तो पहले हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें कि इसको हम जब डायग्नोस करते हैं तो एक गायनेकोलॉजिस्ट क्या क्या टेस्ट्स आपके लिए एडवाइस कर सकता है। तो यदि आप इस स्लाइड पर गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया जस्ट पहले, कि पेन जो है वो बहुत ही परेशान करने वाला सिम्टम है। स्पेशली एंडोमेट्रियोसिस का पेन एक पर्टिकुलरली क्रॉनिक टाइप का पेन हो जाता है किसी किसी लेडीज़ में, और फिर पेन से स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेस से पेन ज़्यादा परसीव होता है। तो ये एक तरह का चक्र बना देता है और इस तरह की लेडीज़ बहुत ही लो फील करती हैं लाइफ में। दे कांट डू देयर वर्क। एक तरह से बोला जाए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो एक इंडिविजुअल की होती है, विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन एनी वंस लाइफ, दैट बिकम्स रियली डिस्टर्ब्ड। सो दिस इज़ वाई इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस डिज़ीज़ को टाइम पर पकड़ा जाए और इसको हैंडल टाइम पर किया जाए। सो नाउ लेट अस सी व्हाट आर द बेसिक इन्वेस्टिगेशंस दैट आर डन। क्या टेस्ट्स कराए जाते हैं जब आप एक गायनेकोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे जाओगे, तो क्या क्या चीज़ें वो एडवाइस कर सकती है आपको। तो पहला तो होता है एक अच्छा हिस्ट्री लेना पेशेंट की। हिस्ट्री से ही बहुत बार, हिस्ट्री मतलब पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं डिटेल में पूछना। कई बार पेशेंट आगे आकर अपने सिम्टम्स बहुत अच्छी तरह से बता भी नहीं पाते, तो ऐसा होता है कि उनको एक थोड़ी सी हिंट देनी पड़ती है, उनको कई बार पॉजिटिवली पूछना पड़ता है कि ऐसा होता है क्या आपको। तो इस तरह से एक गायनेकोलॉजिस्ट के दिमाग में भी एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना चाहिए, स्पेशली व्हेन वी आर डीलिंग विद यंग गर्ल्स, क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था इस डिज़ीज़ का ऑनसेट काफ़ी यंग एज से भी हो सकता है। तो स्पेशली व्हेन यंग गर्ल्स कम टू अस
और जब हमारे पास लड़कियां आती हैं और बताती हैं, उनकी मदर्स बोलती हैं या वे बोलती हैं कि हमको तो पूरा पूरा पीरियड्स के दौरान आई जस्ट कांट गो आउट टू प्ले, आई कांट मीट माय फ्रेंड्स, आई कांट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सकती, मैं हॉट वाटर बॉटल लेकर बैठी रहती हूँ। तो ये सिम्टम ही हमको आगे प्रॉम्प्ट करता है कि आगे क्या करना है। अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट एक इन्वेस्टिगेशन जो गायनेकोलॉजिस्ट पहले करता है वो है एक क्लिनिकली एग्जामिन करना, यानी क्लिनिक में जब आप जाएंगे गायनेकोलॉजिस्ट के तो वो आपको अंदर से एक बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करेगा, यानी हाथ से हम एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि हमको एंडोमेट्रियोसिस की गांठें फील हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और उसके कुछ चिन्ह हमको एग्जामिनेशन के दौरान मालूम पड़ते हैं, और ये एग्जामिनेशन से भी हमको काफ़ी मालूम पड़ सकता है कि ऐसी स्त्री एंडोमेट्रियोसिस से ग्रस्त है कि नहीं है। यंग गर्ल्स में इंटरनल एग्जामिनेशन या वेजाइनल एग्जामिनेशन जिसे कहा जाता है नहीं किया जाता है, इसलिए यंग गर्ल्स को खाली हिस्ट्री लेकर और फिर अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं। ये तो हो गया मेन सिम्टम्स और एग्जामिनेशन से कैसे डिज़ीज़ का सस्पिशन रेज होता है। इसके अलावा हो सकता है कि कोई सिम्टम्स भी ज़्यादा होना, और मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग एंडोमेट्रियोसिस से जो शिकार हैं उनको कभी कभी ऐसा नहीं ज़रूरी है कि पेन वगैरह, क्योंकि पेन तो क्या है, पेन होता है तो पेशेंट आ ही जाता है। 2-4 महीने, कितने महीने पीरियड्स का पेन कोई सहन करेगा, सिवियर पेन। तो पेन ऐसी चीज़ है जो डिज़ीज़ को जल्दी पकड़ में ला देती है। हाउएवर वो पेशेंट्स जिनको उतना पेन नहीं परसीव होता वो ज़्यादातर आते हैं बाद में, जब उनको प्रेगनेंसी की इच्छा होती है। तो इनफर्टिलिटी का जो सिम्टम है उसको जब हम एनालाइज करते हैं, उसके लिए हम जब दोनों पार्टनर्स की टेस्टिंग करते हैं और तब हमको पता चलता है कि इनको बेसिकली एंडोमेट्रियोसिस की वजह से निसंतानता की या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। तो अब टेस्ट्स की बात करते हैं। तो टेस्ट्स में 2 तरह के टेस्ट्स आते हैं। एक तो सोनोग्राफी की टेस्ट या जिसे अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, और ये मैंने आपको सामने चित्र दिखाया हुआ है। ये चित्र एक एंडोमेट्रियोसिस की गांठ जो कि अंडाशय के अंदर है, ओवरी के अंदर है, और जिसे हम एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या कभी कभी चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं, तो उसकी टिपिकल फीचर है। तो बेसिकली कहने का मतलब या तात्पर्य ये है कि सोनोग्राफी जो है या अल्ट्रासाउंड जो है, इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टिगेशन टू गो अहेड विद, बिकॉज अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, और अगर अच्छी तरह से सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड किया गया हो तो, और एक्सपीरियंस्ड पर्सन ने सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड किया हो, तो काफ़ी बार एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस करेक्टली हो सकती है। स्पेशली ये कहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ये उन लोगों में इम्पॉर्टेंट है जो अनमैरिड गर्ल्स हैं या फिर जो टीनेज की लड़कियां हैं जिनको इंटरनली एग्जामिन नहीं करा जा सकता है। तो सोनोग्राफी की जो जांच है ये एक इम्पॉर्टेंट जांच है और ये एक वन ऑफ द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस में मानी जाती है। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि जब सोनोग्राफी में हमको डिज़ीज़ काफ़ी एक्सटेंसिव या सिवियर, हमको ऐसा लगता है कि डिज़ीज़ काफ़ी अंदर सिवियर फॉर्म लेकर है, तो हम उसके बारे में आगे जानकारी के लिए MRI की इन्वेस्टिगेशंस भी कभी कभी कराते हैं। MRI की इन्वेस्टिगेशन तब कराई जाती है ज़्यादातर जब ऐसी डिज़ीज़, इतनी डिज़ीज़ हो कि उस पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत पड़े। तो सर्जरी के पहले ज़्यादातर मैं एटलीस्ट पर्सनली अपनी प्रैक्टिस में एक MRI कराकर डिज़ीज़ को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हूँ। तो उसमें ऐसा होता है कि यदि डिज़ीज़ के बारे में हमको प्रॉपरली पहले से ही हमको पता चल जाए और हम उसके बारे में डिज़ीज़ एक्सटेंसिवली मैप कर लें, तो सर्जरी जब हम करते हैं तो सर्जरी का परिणाम बहुत ही अच्छा मिलता है। तो ये जो चित्र आपके सामने है, इसमें ये दिखाया गया है कि MRI को कैसे यूज़ किया जाता है प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए। और MRI का स्पेशली फ़ायदा ये है कि इसमें जो लीजन्स हैं या जो डिज़ीज़ है, जो गांठें हैं, वो हमको बहुत डिटेल में पहले ही मालूम पड़ जाती हैं। स्पेशली ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब हम
ये मन में डाउट करते हैं कि इस पेशेंट को खाली रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं, मतलब खाली यूट्रस ही नहीं डिजीज़ से ग्रस्त है, आगे पीछे के ऑर्गन्स जो नीचे पेल्विस एरिया में होते हैं, जो पेल्विक एरिया में रेक्टम है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये वाले जब तंत्र हैं, जो ये वाले ऑर्गन्स हैं, ये इफ़ेक्ट हो जाते हैं, तो हमको MRI कराकर एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन डिज़ीज़ के बारे में मिलती है। फिर फाइनली जो एक कहा जाता है कि इसका बेस्ट मेथड ऑफ डायग्नोसिस है, उसे हम दूरबीन से परीक्षण यानी लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। और जब हम दूरबीन से ये परीक्षण करके एक्चुअली मैग्निफिकेशन में खुद देखते हैं, तो हमको सारे जितने भी छोटे छोटे इम्प्लांट्स भी हैं अंदर पेट के, वो हमको इसके बारे में पता चलता है। तो लेप्रोस्कोपी का जो माध्यम है वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है अमंग्स द इन्वेस्टिगेशंस फॉर एंडोमेट्रियोसिस। अच्छा, यहाँ पर ही मैं बता दूँ, हालांकि हम बाद में ट्रीटमेंट में भी एक बार लेप्रोस्कोपी की बात करेंगे। जो ये लेप्रोस्कोपी होती है यानी जो दूरबीन मार्ग से जो परीक्षण है, ये जो होता है ये खाली डायग्नोसिस के लिए नहीं होता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज़ द बेस्ट वे यू कैन हैंडल अ पेशेंट विद एंडोमेट्रियोसिस इफ़ शी नीड्स अ सर्जरी। अगर किसी पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है एंडोमेट्रियोसिस के लिए, तो लेप्रोस्कोपी का माध्यम यानी दूरबीन से सर्जरी करने का माध्यम एंडोमेट्रियोसिस को हैंडल करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स माना जाता है, और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो अब जो आप ये चित्र देख रहे हैं, ये इसमें दिखाया है कि जब हम दूरबीन अंदर ले जाते हैं, पेट के माध्यम से, नाभि के माध्यम से अंदर ले जाते हैं, तो हमें दूरबीन में कितने मैग्निफिकेशन में या कितनी बारीकी से हमें डिज़ीज़ के बारे में, इन गांठों के बारे में पता चलता है। जो राइट साइड पर इमेज है, वो जो एंडोमेट्रियोसिस की गांठें हैं वो सरफेस पर कैसी दिखाई देती हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है कि एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं और इसको डायग्नोज करने के लिए क्या टेस्ट्स करवाए जाते हैं। इस वीडियो को इधर पर ही ख़त्म करेंगे, और अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसके तुरंत बाद रिलीज़ होगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। यदि आपको कोई भी कमेंट्स ऐड करने हैं तो आप वीडियो के एंड पर डाल सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप ऐसा कोई टॉपिक पर डिस्कशन चाहते हैं जो आपके इंटरेस्ट का हो, हेल्थ रिलेटेड हो, विमेंस हेल्थ रिलेटेड हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू।